जनवरी 2026 में निफ्टी ने 26,370 का ऑल टाइम हाई बनाया था और आज देखें तो वो जनवरी के लेवल से करीब 8% नीचे है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स का ये सवाल है कि क्या ये अभी खरीदी का मौका है या और गिरावट बाकी है। तो आज इसी सवाल को समझते हैं डेटा और अलग अलग नजरिए से। पहले फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं। साल 2026 के फर्स्ट हाफ में यानी H1 2026 में सेंसेक्स करीब 10% और निफ्टी करीब 8.5% से गिरा है। जनवरी में ही निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तो ये कोई एक दिन का करेक्शन नहीं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में धीरे धीरे हुआ हुआ करेक्शन है। तो इस करेक्शन के पीछे चार बड़े फैक्टर्स हैं, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट पहले आता है, वो है FIIs की सेलिंग, यानी विदेशी निवेशकों का सेलिंग करना। 2026 अकेले में ही FIIs ने करीब 2.4 लाख करोड़ रुपीस की सेलिंग की है, जो कि लगभग $25 बिलियन होती है। तो आपको एक कंपैरेटिव बताऊं तो 2025 पूरे साल से भी ये ज्यादा है। तो जब भी सेलिंग होता है तो इक्विटी पे ऑटोमेटिकली एक डाउनवर्ड प्रेशर बनता है, बिकॉज वहां पे एक्सेसिव सेलिंग है तो प्राइस नीचे जाती है। लेकिन डोमेस्टिक SIP और DIIs ने इतने बड़े सेलिंग को पार्शियली ऑब्जॉर्व किया है, इसीलिए मार्केट पूरी तरह नहीं टूटा है। तो इसके पीछे के बाकी फैक्टर समझते हैं। तो दूसरा है हाई वैल्यूएशंस। जनवरी 2026 में जब निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया था तो लोगों का यह मानना था कि जो उसके ग्लोबल पीयर्स है, यानी दूसरे कंट्रीज के जो भी इंडेक्स है, उसके मुकाबले निफ्टी काफी महंगा हो गया है, यानी इसका वैल्यूएशन काफी हाई हो गया था। तीसरा कारण आता है रुपए का गिरना, यानी विदेशी निवेशकों को जब डॉलर टर्म्स में अपना रिटर्न देखना होता है तो वो काफी कम हो जाता है, बिकॉज रुपए काफी गिर गया है। सो बेसिकली उन्होंने रुपए में इन्वेस्ट किया था, वो जब बेच रहे हैं उनको रुपए मिल रहा है और रुपए बेच के उनको डॉलर खरीदना है, और जैसे जैसे रुपए गिरता जाता है उनको कम डॉलर मिलते हैं। तो सपोज उन्होंने $100 लगाया था और अभी अगर रुपए टर्म्स में उनको रिटर्न काफी अच्छा मिला है लेकिन डॉलर टर्म्स में कम है, तो ये भी एक कारण बनता है। और चौथा कारण आता है वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में काफी ज्यादा मूवमेंट है और भारत अपना 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है और उसका इंपैक्ट करेंसी पर भी देखने मिलता है। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो आप हमारे करेंसी वाले वीडियो को जरूर देखें। इसके अलावा निफ्टी 50 में करीब बैंकिंग सेक्टर प्रपोर्शन लगभग 20% है। तो जब भी बैंकिंग स्टॉक पर प्रेशर आता है तो निफ्टी पर भी भारी पड़ता है। और आखिर में GDP ग्रोथ Q4 26 में हमारा ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड 7.6% था, जो कि Q1 27 में गिरकर 7.1 हो चुका है। इससे अर्निंग्स में इंपैक्ट आएगी और इसकी वजह से सारे इन्वेस्टर सतर्क हो जाते हैं। तो नैरेटिव कुछ ऐसा बनता है, हाई वैल्यूएशंस की वजह से विदेशी निवेशकों ने बेचना चालू किया, जिसकी वजह से रुपए पर प्रेशर आया और रुपए गिरा, और साथ ही वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन चालू होते ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े और करेंसी पे और इंपैक्ट आया, और इसके वजह से अपना GDP एस्टिमेट्स कम हो गए और उसके वजह से अर्निंग्स को लेकर इन्वेस्टर्स और ज्यादा सतर्क हो गए। तो जो लोग इसे मौका मान रहे हैं उनका कहना है कि ये हाई वैल्यूएशन में करेक्शन था, कोई गिरावट नहीं थी या क्रैश नहीं था। और उनका यह भी मानना है जनवरी के तेजी के मार्केट में ये अपने ग्लोबल पीयर्स से काफी हाई वैल्यूएशन था, लेकिन अब जो करेक्शन हुआ है उसके बाद ये एक ज्यादा सस्टेनेबल लेवल पर आ गया है। तो इस नजरिए से वैल्यूएशन पहले की तुलना में अभी रीजनेबल हो गई है, और अगर अर्निंग्स ऐसे ही मेंटेन रही, यानी कि ऐसे ही बनी रही, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मौजूदा लेवल्स धीरे धीरे अक्यूमुलेशंस का मौका है, यानी थोड़ा थोड़ा करके वो खरीद सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ एनालिस्ट सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं। GDP नंबर्स का फोरकास्ट और RBI मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर हाल ही इन्वेस्टर्स के बीच में सवाल खड़ा कर दिया है। अगर क्रूड प्राइसेस बढ़ते रहे और रुपए पर ऐसे ही प्रेशर आया और वो गिरता रहा तो ये करेक्शन और गहरा हो सकता है। तो अगर गिरावट लंबे समय तक चली तो इसका इंपैक्ट सिर्फ मार्केट पर नहीं आएगा, पोर्टफोलियो वैल्यूएशन घटने की वजह से लोग अपना स्पेंडिंग कम कर सकते हैं और कंपनियां IPO और कैपेक्स को भी टाल सकती है। तो अगर पुराने करेक्शंस देखें तो 2015 में अगस्त महीने में ही सिर्फ सेंसेक्स 6.5% से गिरा था,
और 2018 में भी मार्केट करीबन 10% से ज्यादा से करेक्शन जोन में गया था। दोनों बार मार्केट ने कुछ ही महीनों में रिकवरी कर दी थी, लेकिन इसका टाइमिंग हर बार अलग रहा है। और एक बात यहां पे बता दूं, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देते। तो मैं आपको कोई प्रिडिक्शन नहीं दूंगा कि बॉटम कहां पे है, बिकॉज वो तो कोई नहीं जानता है। लेकिन आप आपकी सिचुएशन के हिसाब से सोच सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो लमसम यानी एक साथ पैसे डालने की जगह पे आप एसआईपी कर सकते हो, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट टाइमिंग का रिस्क है वो थोड़ा अवॉइड हो सके। अगर आपको 1 या 3 साल में आपका पैसा वापस चाहिए तो ये करेक्शन के पीछे आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है। कैपिटल प्रिजर्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी अपना जो कैपिटल है यानी मूल है उसको संभालना ज्यादा जरूरी है। और अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो स्टेगर डिप्लॉयमेंट कीजिए, यानी एक साथ पूरा पैसा मत डालिए। और अगर आप पहले से ही हेवीली इन्वेस्टेड है, आपने बहुत सारा पैसा ऑलरेडी डाल रखा हुआ है, तो पैनिक सेलिंग मत कीजिए। आपके जो फंडामेंटल्स थे जिसके बेसिस पे आपने इन्वेस्ट किया था उसे एक बार वापस चेक कीजिए। मेरे नजर से सवाल ये नहीं है कि निफ्टी का बॉटम कहाँ है, सवाल ये है कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी उस बॉटम को प्रिडिक्ट किए बिना भी काम करती है कि नहीं। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि अभी सही टाइम है बाइंग करने का या वेट एंड वॉच करना चाहिए? कमेंट में बताइए, बहस वही करते हैं।